हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखेंगे आज का जो सेक्शन होगा हिस्ट्री का, उसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। जो आपने पहले चैप्टर में आपने पढ़ा उसी से ये जुड़ा हुआ है। पहले चैप्टर में मैं समाज की बेसिकली आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया। आज वहाँ पे देखेंगे कुछ पितृवंश से संबंधित बातें। पितृवंश कैसे चल रहा था, पितृवंश में क्या अनिवार्य रूप से शामिल होता था, पितृवंश की डेफिनेशन किसे कहते हैं, पितृवंश किन किन समाज में देखा जाता था और उसी समाज पे पितृवंश का क्या प्रभाव पड़ा था। साथ साथ इस टॉपिक में जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो होगा स्त्री से संबंधित, उनकी विवाह की पद्धति कैसे बनी है। साथ साथ देखेंगे स्त्रियों को कितना अधिकार दिया गया था, ठीक। और इसी पितृवंश को समझाने के लिए महाभारत का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। तो सामाजिक स्थिति के बारे में अगर लिखना हो तो आप महाभारत को कोट कर सकते हो मेंस के एग्जाम के लिए। प्री के लिए ये पूछा नहीं जाता। प्री के लिए बस इतनी सी सवाल होता है कि महाभारत का रचना किसने किया था। तो दोनों बातों को मैं बताते हुए आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले बोल क्या रहा है कि बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसमें जो देखने को मिलेगा वो आरंभिक समाज। तो आरंभिक समाज कब से, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। कल भी मैं इसी टॉपिक पे ही बात कर रहा था, लेकिन जो अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा वो क्या था, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की सामाजिक स्थिति, साथ साथ आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति। और इसी के चलते हम देखें कि उस समय समाज में कितना ज़्यादा भिन्नता था। इशारा किसानों की तरफ गया था कि किसानों का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ रहा था, उत्पादन बढ़ रहा था। और ऐसे में आप देखेंगे कि कर व्यवस्था उन्होंने ज़्यादा दिया, टैक्स ज़्यादा पे किया, तो राजाओं की स्थिति अच्छी हुई और साथ साथ नगरों का विकास हुआ। और अगर नगरों का विकास हुआ तो उस नगर में अलग अलग लोग आए, जैसे बढ़ई आए, मूर्तिकार आए, लोहार आए, कुम्हार आए, ऐसी चीज़ें। तो जो वन क्षेत्र था उसको कृषि में विस्तार कर दिया गया। इसके चलते राजा लोग थोड़ा स्ट्रांग हो रहे थे, उनको टैक्स मिल रहा था। साथ साथ शहरों में शिल्पकारों का भी उदय हुआ। तो वही शिल्पकार, बढ़ई, मूर्तिकार और लोहार, ये सारे लोग थे। संपत्ति का भी असमान वितरण देखने को मिलता है। क्यों संपत्ति का असमान वितरण होगा? क्योंकि सामाजिक विषमता वहाँ भी मौजूद है। इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि संपत्ति का भी वितरण असमान है, तो सामाजिक और विषमता बढ़ता चला जाएगा। आपको कल ही मैं बता रहा था, गृहपति छोटे किसान को कहते हैं और बड़े जमींदार। इसका मतलब आपको ठीक ठाक वहाँ पे सामाजिक विषमता देखने को मिली होगी। अगली बात अगर आप देखेंगे तो महाभारत ग्रंथ। महाभारत ग्रंथ किसने लिखा? वेद व्यास ने। कई बार आपसे पूछेगा रामायण का रचयिता कौन है, तो वहां पे आप देंगे आंसर उसका वाल्मीकि, ठीक है। अगली बात, महाभारत ग्रंथ से संबंधित उपमहाद्वीप की सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ होता था उस समय के लिए, अभी भी इसकी प्रासंगिकता है, ठीक। दूसरी बात देखेंगे कि सामाजिक श्रेणियों के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय किस टाइप के श्रेणी मौजूद थे और कितने विषमता वहां पे मौजूद थे। साथ साथ दो परिवारों के मध्य युद्ध का वर्णन किया हुआ है, ठीक। कितने परिवार? दो परिवार। कौन कौन है वो दोनों परिवार? बहुत ज़्यादा अभी चल रहा था, आप लोग देखे भी होंगे महाभारत। तो दो परिवार है, एक परिवार कौरव और दूसरा परिवार है पांडव। लड़ाई हो रहा था हस्तिनापुर, शासक के चलते, ठीक है। क्यों लड़ाई हो रहा था मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। किसके द्वारा तैयार किया गया? देखिए, आरंभ में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न लिपियों में ग्रंथ लिखे जा रहे थे, किंतु एक बात समझ में आया कि कुछ विद्वान मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक का मतलब होता है दोस्त, इसकी पॉजिटिव और इसकी निगेटिव दोनों पक्षों को लिखा जाना, ठीक है। तो जब समालोचनात्मक संस्करण तैयार हुआ, और कब किया गया? 1919 में तैयार हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कई बार पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, वी.एस. सूतांकर। मैं चाहता हूं आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अगली बात बोला है कि 13,000 पन्नों में यह प्रकाशित किया गया था। लगभग 47 साल लगे थे कंप्लीट होने में, और फाइनली कंप्लीट कब हुआ था? 1919 को। अगली बात देखिए, दो बातें सामने आई थी है, वो कौन कौन सी बातें हैं वो समझिए। देश के विभिन्न भागों में लिखित बातों में समानता थी। इससे पता चलता है कि जो लिखने वाले ऐतिहासिक ग्रंथ होते थे, अगर बातों में समानता आ रही है तो जाहिर सी बात है उसकी सबूत ज़्यादा होता है और उसके लिए मतलब उससे ज़्यादा उचित प्रमाण माना जाता है। अगली बात मैं बोल रहा हूँ कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण, जो प्रिंटिंग होती थी, तो बोल रहा है कि प्रेषण से अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी सामने आए हैं। क्षेत्रीय प्रभेद का मतलब थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइप की बातें सामने आई है। बाद में विद्वानों के द्वारा पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, तमिल ग्रंथों में
तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया गया। इसका मतलब बाद में जो विद्वान लोग आए वो पाली भाषा में भी, प्राकृत भाषा में भी, साथ साथ तमिल ग्रंथों के माध्यम से भी अन्य परंपराओं का भी अध्ययन किया। इसका मतलब जो उस समय समाज में प्रचलित परंपराएं थी उससे और भी जानकारी प्राप्त होता है। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पितृवंश किसको कहेंगे। ठीक, तो जिस वंश में सत्ता का और संसाधनों का हस्तांतरण पिता से सीधा सीधा पुत्र को किया जाता है उसी को आप बोलेंगे पितृवंश। क्लियर। दूसरी बात बोलता है कि इसी के संदर्भ में महाभारत की स्टोरी जुड़ी हुई है। ठीक है, प्लस का मतलब जुड़ी हुई है। तो महाभारत की जो स्टोरी जुड़ी हुई है, एक्चुअली यहाँ पे एक कुरु वंश है। ठीक है, कुरु वंश है और राज्य कौन सा है? हस्तिनापुर राज्य। यहाँ पे कुरु वंश में देखेंगे दो बांधव दल के बीच में संघर्ष होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? यहाँ पे संघर्ष होता है। किस बात को लेकर कैसे होता है मैं आपको समझा पाऊंगा। तो दो दल कौन कौन है? एक है कौरव और दूसरा है आपका सामने पांडव। तो जो कौरव है वो धृतराष्ट्र के पुत्र होते हैं। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा पुत्र है वो कहलाता है दुर्योधन। और इसके अलावा 99 मतलब ये 100 भाई माने जाते हैं। यहाँ जो पांडव है वो पांडु के पुत्र हैं। ठीक है, तो पांडु के पुत्र 5 भाई थे, नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 लोग हैं। ठीक है, अब जब इन दोनों में संघर्ष होता है, सवाल उठता है संघर्ष क्यों हुआ, किस तरह से संघर्ष की स्थिति बनी। तो सबसे पहले इसकी कहानी अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे हस्तिनापुर एक राज्य होया करता था। उस जगह पे धृतराष्ट्र जो बड़ा भाई था, पांडु और इन दोनों पांडु और धृतराष्ट्र में, तो धृतराष्ट्र बड़ा भाई था और ये एक नेत्रहीन था। तो राजा कौन बना? बड़ा भाई बनता था, यही बना। किंतु बाद में ये पांडु को राजा बना दिया और पांडु का बीच में क्या होता है? मृत्यु हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो पांडु के देहांत या मृत्यु के बाद फिर से राजा कौन बना? धृतराष्ट्र बना। तो बोला जाता है कि चूंकि ये सब एक घर में रह रहे हैं, एक परिवार की तरह रह रहे हैं, तो परिवार में जो बड़ा बेटा होगा वही तो फाइनली राजा बनेगा। और बड़ा कौन था? पांडु का पुत्र युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर को नियमानुसार क्या होना था? राजा बनना था। किंतु क्या हुआ? दुर्योधन को राजा बनाने की होड़ मची और साथ साथ युधिष्ठिर धर्म की राह पर चलता था, वही दुर्योधन अधर्म की राह पर चलता था। इसे राजा बनने की मतलब क्या बोलूं, भूख पड़ी थी ऐसा समझ लीजिए। और पांडव विजयी होते हैं और पांडव फिर हस्तिनापुर में साम्राज्य संभालते हैं। ठीक है, आगे इसी में देखेंगे आप तो अधिकांश राजवंश पितृवंश को ही मानते थे। इसका मतलब जैसा अभी समझाया, पितृवंश की धन का और संसाधनों का अपने पुत्र को ट्रांसफर कर देना, हस्तांतरित कर देना। दूसरी बात बोल रहा है कि पुत्र न होने पर दूसरे भाई को सत्ता दे दिया जाता था। जैसा देखिए आपने, धृतराष्ट्र ने सत्ता दे दिया था, लेकिन वो दूसरी वजह से देता है। अगली बात, कुछ विशेष परिस्थिति में स्त्रियां भी सत्ता संभालती थी, जैसे प्रभावती गुप्त। ये तीसरी बार मैं नाम ले रहा हूं आपके सामने। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और रुद्रसेन की पत्नी थी, और ये दक्कन के क्षेत्र की बात है। रुद्रसेन वहीं का शासक था। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, धनी पुरुष वर्ग, जो धनी पुरुष वर्ग होते थे, साथ साथ जो ब्राह्मण भी थे, उन्होंने भी पितृवंश को ही सपोर्ट किया, स्वीकार किया था। ठीक, अगली बात मैं अगर आपको बताऊं तो बंधुता और विवाह। अगली बात क्या बताऊं? अगली बात अगर मैं आपको बताऊं, समझाऊं, तो वो क्या है? बंधुत्व एवं विवाह। देखिए, अनेक नियम व व्यवहार की विभिन्नता देखने को मिलेगी। विवाह में भी अनेक सारा नियम मिलेगा, साथ साथ वहाँ पे बंधुत्व की जो कैसे कैसे भाईचारा था, किस तरह से व्यक्ति समूह में बनते हैं और समूह से परिवार बनता है और परिवार से संबंधी और जाति वंश का शुरुआत होता है, वही समझना है आपको। बोल रहे परिवारों के बारे में जानकारी मिलती है कि एक ही साथ भोजन करते थे, एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ कार्य करते थे, एक ही साथ सभी अनुष्ठानिक कार्य को भी करते थे। अनुष्ठानिक कार्य मतलब पूजा पाठ वगैरह। ठीक, अगली बात बोल रहा है कि परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता था। मतलब देखेंगे तो बहुत सारे लोग मिलकर एक परिवार का निर्माण करते थे। ठीक है, इन्हें ही का बाद में कहा जाता था संबंधी कहा जाता था। संबंधी समूहों को जाति समूह में विभाजन कर दिया गया, मतलब एक जाति बना दिया गया था उनको। ठीक है, बाद में क्या हुआ, कैसे इसका मतलब प्रारंभ होता है, तो कुछ व्यक्तियों के समूह मिलते हैं, मतलब व्यक्तियों से बना रिश्तों रिलेटिव बने, रिलेटिव से बनता है बाद में परिवार, और परिवार से बनते हैं संबंधी, रिलेटिव कहलाएंगे जो, मतलब सॉरी संबंधी बनेंगे, रिलेशन बनने लग जाता है, और यहाँ से एक नया चीज़ शुरू होता है, जाति और वंश। ठीक है, तो जाति और वंश का दो साक्ष्य है, एक तो ये वाला परंपरा आप देख रहे हैं, दूसरी चीज़ जो
हड़प्पा के टाइम में मिलता है या आर्य वंश के समय में मिलता है, वहाँ बोला जाता है कि जो एक जगह पे अपना क्रियाकलाप कर रहे थे, जिस काम में जो शामिल थे, उस तरह से उनका वंश परंपरा शुरुआत हुआ। अगली बात देखेंगे कुल। कुल का मतलब होता है परिवार। जाति का मतलब होता है बांधव के बड़े समूह को ये जाति कहते थे। ये एनसीईआरटी में अलग से लिखा हुआ है, कई बार ये शब्दावली आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट, पारिवारिक रिश्ते रक्त संबंध मतलब नैसर्गिक माने जाते थे। जो पारिवारिक रिश्ते होते थे, पारिवारिक रिश्ते रक्त संबंधी होते थे। नैसर्गिक मतलब अनिवार्यता उसे माना जाता था। आगे बोल रहा है कि कुछ समाज में भाई बहन चाहे चचेरा हो या मौसेरा हो, खून का रिश्ता माना जाता था, अन्य समाज में ऐसा नहीं होता था। अगली बात, विवाह के नियम। देखिए, स्त्री का पैतृक संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं होता था। क्या वर्तमान में भी ऐसा है? और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? अगर इस पे मैं अपना व्यू दूं तो अधिकार बिल्कुल होना चाहिए, बराबर का अधिकार होना चाहिए। दिक्कत क्या है? दूसरी बात, वर्तमान समय में आप बहुत सारा रेडियो पे या टेलीविजन पे आप सुनते होंगे कि मतलब बहन का भी पूरा अधिकार संपत्ति पे होता है, और बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं पुरजोर समर्थक हूं, होना चाहिए। एक ही पिता के वो भी संतान है, सिर्फ जेंडर का फर्क होने से उसको धन संपत्ति पे क्यों नहीं अधिकार होना चाहिए? ये तो मेरे हिसाब से गलत बात है। उस समय नहीं होता था। गोत्र से बाहर इनका विवाह किया जाता था, हमेशा गोत्र से बाहर। अब गोत्र क्या होगा ये आप समझिए एक बार। पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक योगदान था कन्यादान करना। ठीक है, कन्यादान का मतलब होता है कन्या का दान करना। ठीक। अगली बात, ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता अपनाया। इसे धर्मशास्त्र एवं धर्मसूत्र ग्रंथों में संकलित किया या स्थान दिया। अब सवाल उठता है कि इस धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र ग्रंथ में क्या संकलित किया गया, क्या चीज लिखा गया? तो दो चीजों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया। पहला विवाह का प्रकार और दूसरा है विवाह की पद्धति। ये हम पढ़ेंगे कल, ये हम पढ़ेंगे अभी। तो विवाह के प्रकार अगर देखेंगे तो बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, अंतर विवाह और बहिर्विवाह, ये 4 टाइप का विवाह का जिक्र किया गया है। तो आप समझिए क्या करके, बहुपत्नी विवाह का मतलब हुआ एक व्यक्ति अनेक पत्नी रखे। नाम ही क्या है, बहुपत्नी मतलब बहुत पत्नी, तो एक व्यक्ति का अनेक पत्नियां होंगी। बहुपति विवाह का क्या मतलब हुआ कि एक स्त्री की अनेक पति होंगे। ऐसा आप देखेंगे आदिवासी समुदाय में देखने को मिलता है। कुछ कुछ समाज में आज भी वर्तमान में प्रचलित है, जनजाति समूहों में। ठीक है, ये भी प्रचलित है। आप खासे तौर पे आप मुस्लिम धर्म में देखेंगे तो ये चीज ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अंतर्विवाह, एक ही गोत्र में एक ही गोत्र के जाति या समूह में विवाह होना, इसका कहलाता है अंतर्विवाह। वहीं बहिर्विवाह का मतलब होता है कि गोत्र से बाहर चले जाना। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे वर्तमान में लोग बोलते हैं कि लव मैरिज करना, कास्ट से बियॉन्ड होकर जाके बात करना, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनसे संबंधित है ये चीज। ठीक, तो इस तरह से ये चैप्टर का पहला पार्ट था। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किंतु आप इनको एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है तो मैं इसे स्किप करना उचित नहीं समझता, बल्कि मैं इसे बताता हुआ आगे बढ़ूं, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फिलहाल चैनल पे बने रहें और देखते रहें। जो भी समस्याएं हो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जाएं और ज़रूर आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।